हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी का तांडव की बात करने वाले हैं और यहाँ पे हम ज्योग्राफी की चैप्टर की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी का क्लास की 6 क्लास की भी हम बात कर रहे हैं और 6 क्लास की हम चौथी चैप्टर की 4th चैप्टर की बात करने वाले हैं। क्लास हमारी 6 का है 4th चैप्टर, याद रखिएगा। क्लास 6 का 4th चैप्टर की ज्योग्राफी की भूगोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो पूरी बात करेंगे एनसीईआरटी के विषय के एमसीक्यू के साथ साथ में उसकी एक्सप्लेन भी करेंगे, व्याख्या की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम एमसीक्यू के हिसाब से क्या होगा कि आपका जो आपने पढ़ा होगा उस एमसीक्यू को आप सॉल्व कर सकेंगे। जब सॉल्व कर सकेंगे तो आप चेक कर सकेंगे, अपने आप को रीचेक कर सकेंगे कि कितना हमने पढ़ा है, कितना हम डीप में जा चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे तो फिर हम ये भी आप व्याख्या के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे हमने असंतुष्टि की है, कहाँ पे हम इसमें संतुष्ट नहीं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारी इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और आप लोगों ने अगर आप नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है उसको देखें अगर हम यहाँ पे, तो भौतिक मानचित्र, यहाँ पे फिजिकल मानचित्र की बात याद रखिएगा। दो तरीके के मानचित्र होते हैं, एक भौतिक होता है और एक राजनीतिक होता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक मानचित्र की बात कर रहे हैं। कौन सी? भौतिक। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी पता यही नहीं होता है कि राजनीतिक मानचित्र, दो तरीके के मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र में किस किस को शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र क्या होता है और राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, आज हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो पर्वत, पठार, मैदान, महासागर या देश और राज्यों की सीमाएं। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1 और 3, 1 3 5, 1 2 4 5 या 1 2 3 और 4 और उपरोक्त में से सही। आपका यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आप लोगों को मुझे बताना है, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग नहीं पता है तो, वरना हम तो बताएंगे ही आपको बता देते हैं। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है सी, 1 2 3 और 4 यहाँ पे सही है। 1 2 3 और 4 सही है, पांचवा यहाँ पे सही नहीं है। पांचवा क्यों सही नहीं है? सबसे पहले हम पांचवे की ही बात करते हैं, पांचवा क्यों सही नहीं है। तो पांचवा आता है पॉलिटिकल मैप में। किस में आता है? पॉलिटिकल मैप में आता है, याद रखिएगा। जो पांचवा ऑप्शन है पॉलिटिकल मैप में इसका ऑप्शन में रखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात की जाए पर्वत पठार, किस तरीके की? पठार, मैदान की बात की जाए, मैदान और महासागर, ये सारी चीजें, चारों चीजें किसमें आती हैं? ये आती हैं फिजिकल में, मतलब कि भौतिक मानचित्र में इनको दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे हम व्याख्या की बात कर ले। आपको वैसे ही मैं इतना डिटेल पहले ही बता देता हूँ। व्याख्या की बात सिर्फ इसलिए होती है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए, जिसके कि आप अगर लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन तो वही कर देते हैं, बट यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा लिखा हुआ दिखा देते हैं, जिसके आप लिखे लिखना हो तो लिख भी लें, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है, इन सबको दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। उच्चावच मानचित्र आपको बहुत हाई लेवल का शब्द है, ये कहीं भी ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन आपको भौतिक मानचित्र अगर पूछा जाता है कभी एग्जाम में, भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है, और अगर ऑप्शन आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, तो आप समझ लीजिएगा ये भौतिक फिजिकल मैप है। लेकिन अगर वही बात की जाए किसी देश की राजधानी की, तो अगर कैपिटल की बात की जाए, कोई राजधानी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल मैप है। इस तरीके को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास 6 में एक्चुअली क्या है ना, क्लास 6 में आप लोग सोच रहे होंगे मैप कहां से आ गया, तो क्लास 6 में और 4th चैप्टर में आप देखिएगा तो वहां पे मैपिंग ही है। ये मैं सीक्वेंस से चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीक्वेंस नहीं चला रहा हूँ। हमारी ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री के बाद पॉलिटी के बाद यहाँ पे साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, सारी हमारी एनसीईआरटी की जितनी भी बुकलेट आती हैं वो क्लास 6 से लेके 12 तक, 12 तक हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। क्लास 6 से लेके 12 तक हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये वीडियोस और चैनल इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राज्यों, नगरों, शहरों और गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? देखो अब बात की जा रही है राज्यों को, नगरों को, शहरों को, गांवों को या फिर विश्व को। जो देश होते हैं उनके या राज्य होते हैं या उनकी सीमाएं होती हैं, जैसे पाकिस्तान और भारत की सीमाएं हैं, है ना। जैसे ये मान लो ये हमारा भारत और ये पाकिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भारत की सीमा है, तो ये किस में दर्शाया जाएगा? तो ये दर्शाया जाएगा भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र। मैंने आपको पहले बताया पॉलिटिकल मैप में ये दर्शाया जाएगा, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम व्याख्या की बात करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही कहीं ना कहीं। हम अगर व्याख्या को देख लेते हैं यहाँ पे, हम एक मिनट, हाँ, अब हम व्याख्या को देखें तो राज्यों, नगरों, शहरों और गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। कैसा? पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। याद रखिएगा, मैंने आपको दोनों मानचित्र बता दिए हैं, भौतिक भी बता दिया है और राजनीतिक बता दिया है। अब आपके अगर क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोग गलत करके नहीं आना है, या मार्केट में आप कभी भी खरीदने भी जाते हैं तो आप लोग कभी भी उसको गलत लेके नहीं आना है, ठीक है? अगर आप गलत दे तो उसको पढ़ा के आना है दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थेमेटिक मानचित्र क्या बात करिए यहाँ पे। थेमेटिक मानचित्र में किसी किसी शामिल किया जाता है। दियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग इसको नहीं बताते, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज आप लोग पता चल जाएगा कि थेमेटिक मानचित्र, थेमेटिक मैप किसे कहते हैं। ऑप्शन है सड़क मानचित्र को, वर्षा मानचित्र को, वन और उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को। ऑप्शन सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। थेमेटिक मानचित्र जो भी होता है वो सड़क को भी दर्शाता है, वर्षा को भी दर्शाता है, वन और उद्योगों को भी दर्शाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या की, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र की जानकारी प्रदान करते हैं, वर्षा मानचित्र की जानकारी प्रदान करते हैं, रेलवे मानचित्र की जानकारी प्रदान करते हैं, वनों की करते हैं, उद्योगों की करते हैं। याद रखिएगा, जो थेमेटिक मानचित्र होते हैं वो सड़कों की करते हैं, वर्षा कहाँ ज्यादा होती है कहाँ कम होती है इसकी करते हैं, रेलवे की लाइनों की भी करते हैं, वन की भी करते हैं, जो वन और वनस्पति होती है उनकी भी करते हैं, उद्योगों की भी करते हैं। याद रखिएगा, तो यहाँ पे बरसाने वाले मानचित्र को थेमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो आप लोग के लिए देखो 3 मानचित्र आपने पढ़ लिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो चौथा क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं पहले आपसे बोल रहा हूँ। दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? अगर बात किया है दिग्बिंदु किसे कहा जाता है, किस बात कह रही है? दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। आपके सामने कथन है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ऑप्शन 1 2 3, 2 3 4, 1 2, उपरोक्त में से सभी। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 4th डी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम मानचित्र में जो भी चीजें देखते हैं तो यहाँ पे हम कैसे गणना करते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे देखो तो उत्तर बोलते हैं नॉर्थ को, दक्षिण बोलते हैं साउथ को, पूर्व बोलते हैं ईस्ट को और पश्चिम बोलते हैं वेस्ट को। तो ये सारी जो दिशाएं हैं, ये सारी दिशाएं प्रधान दिशाएं हैं। प्रधान दिशाओं को ही दिग्बिंदु कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन आपके सही है। अगर यहाँ पे 5वां कोई ऑप्शन होता तो वो यहाँ पे गलत हम मान लेते हैं। तो दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को, सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इसकी एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मानचित्र में 4 प्रमुख दिशाओं जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मैंने आपको पहले बताया 4 ये प्रधान दिशाएं हैं। कैसी हैं? प्राइम, मतलब कि बोले तो इनको हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इनको कहा जाता है प्रधान दिग्बिंदु। याद रखिएगा, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। अगर कभी भी एग्जाम में आए कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं हिचकना है, आप लोगों को टिक लगा के आना है। अगर ये दिशाएं हैं तो आपको इस पर टिक मार के आना है। बिंदु कहा जाता है बीच में चारों दिशाओं में उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति को मापा जाता है। इसने क्या बोला है, हम आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा बता देते हैं, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। मान लो ये हम दिशाएं देख रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये तो हमारी हो गई है प्रधान दिशाएं। कैसी हो गई है हमारी? ये हमारी प्रधान दिशाएं हो गई। अगर अब मुझे कोई ऐसा देखना है, अगर हमसे कोई कहे कि आपको उत्तर पूरब में जाना है, तो उत्तर पूरब में कैसे जाएंगे? तो उत्तर पूरब में कैसे जाएंगे? हम उत्तर पूरब में इस तरीके की दिशा को देखेंगे, ये नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। अगर हमसे कोई कहे कि आपको साउथ ईस्ट में जाना है तो साउथ ईस्ट में ये रहेगा। अगर कोई हमसे कहे कि हमें नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो उत्तर पश्चिम में, तो हम यहाँ जाएंगे। अगर हमसे कोई कहता है कि आपको दक्षिण पश्चिम में जाना है तो हम दक्षिण पश्चिम यहाँ जाएंगे। कैसे मैंने आकलन किया? दक्षिण पश्चिम में जाएंगे, साउथ हमारा और वेस्ट हमारा, तो दक्षिण पश्चिम यही साइड होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अगर कोई कब्जा में पूछ ले जाए, फिर से दोहरा रहा हूं आप लोगों को, प्रधान दिग्बिंदु कैसे कहते हैं, तो प्रधान दिग्बिंदु याद रखिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानचित्र के संदर्भ में ऋण प्रतीक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ऐसे क्वेश्चन वैसे ही मैं आपके लिए लाता हूं जो आप लोग वहां से पढ़े होंगे और आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा, और नहीं आ रहे होंगे तो वहां पे आप लोग के माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ प्रधान ऋण प्रतीक किसे कहते हैं? अगर ऋण प्रतीक की बात किया तो जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में
अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है। क्या कह रहा है कि वह प्रतीक होते हैं जिसके संबंध में इंटरनेशनल सहमति हो जाती है। कथन भी कह रहा है जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो जाती है। ये इंटरनेशनल कह रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय कह रहा है और ये राष्ट्र स्तर पर कह रहा है, नेशनल लेवल पे कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों का दर्शाया जाता है। ये क्या कह रहा है, प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता है, ये ऐसा बोल रहा है। उपरोक्त में से सभी, आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें देख लेते हैं। सही ऑप्शन आपका ए है। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में हम इंटरनेशनल सहमति हो जाती है। क्या कह रहा है, इंटरनेशनल, कोई भी इंटरनेशनल मान लो बाउंड्री है, अब यहाँ पे हम मानचित्र में दर्शाएंगे तो ये रूढ़ प्रतीक होगा, क्योंकि एक तरीके से ये कल्पना ही तरीके से होती है, तो इसलिए रूढ़ प्रतीक के तौर पर इसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम व्याख्या की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, जिन प्रतीकों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति बन जाती है उनको हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। अब हम यहाँ पे अगर व्याख्या को देखें तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। याद रखिएगा मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अगर एग्जाम में आए मानचित्र के कितने घटक होते हैं, ऑप्शन आए 1, 2 या 3, 4 ऐसे आए तो आप लोग टिक लगा के आना है। 3 मानचित्र के घटक होते हैं मुख्य तौर पे, दिशा होती है, दूरी होती है और प्रतीक होते हैं। एक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, याद रखिएगा ये लाइन से जो सिक्योंस है वो सिक्योंस से ही होते हैं। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। जब प्रतीक होगा, कोई निशान होगा तो हम उसको मानचित्र पर आसानी से खींच लेंगे। आप लोग सब समझ ही रहे होंगे, इनका अध्ययन करना आसान भी हो जाता है। मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा भी है। क्या है, मानचित्रों की एक वर्ड में एक उसकी विश्वव्यापी भाषा है, एक लैंग्वेज है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। याद रखिएगा जो प्रतीक है, जो सिंबल है, सिंबल के संबंध में इंटरनेशनल सहमति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें या कोई और देश इग्नोर कर दे या कोई और देश इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं है। कोई एक्सेप्ट कर रहा है, सभी लोगों को एक सहमति बनी हुई है, सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है एक सिंबल को, तो सब लोग उसको अप्लाई करेंगे, सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे उसको, जिन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। याद रखिएगा अगर हम मान लो, यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके को, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये नॉर्थ अमेरिका हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया है साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे हम बना लेते हैं ब्रिटेन, ये आप समझ लीजिए छोटे छोटे द्वीप हैं, और ये हमारा हो गया है ब्रिटेन और यूरोप वगैरह पूरा, और यहाँ पे रूस वगैरह हो गया है पूरा। यहाँ पे रूस मैंने ले लिए, और रूस लेने के बाद यहाँ पे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, अफ्रीका, जो अपने आप में बहुत बड़ा है, अफ्रीका बना लेते हैं, है ना। अफ्रीका को बनाने के बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब के साथ ही बनाते बनाते हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने प्यारे से भारत को, और भारत को बनाने के बाद यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे थोड़ा जापान। अब आप समझिए अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई सिंबल खींचा है, मान लो हमने यहाँ पे अगर एक कोई सिंबल माना है कि यहाँ पे ये 4 डिग्री पर है, अगर हम मान लेते हैं हमारी एक बेरिंग सागर से होते हुए इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रेखा जा रही है, तो अंतरराष्ट्रीय रेखा ना सब देश मानेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत मानेगा, जापान मानेगा, रूस मानेगा, यूएसए माने, सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय रेखा मान जाए। इसलिए बोला जाता है कि द्वि विश्वव्यापी लैंग्वेज है और उसको अंतरराष्ट्रीय सहमति प्रदान की। इसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। रूढ़ प्रतीक क्या है, कल्पना के तौर पर, जैसे रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर, कच्ची सड़कें इत्यादि। मैंने बोला है ना, इनको क्या है, रूढ़ प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या मान सकते हैं, रेलवे को भी देख सकते हैं, पक्की सड़कों को भी, गिरजाघर को भी, कच्ची सड़क को भी, इनको सबको हम रूढ़ प्रतीक के तौर पर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में बहुत सारे कम क्वेश्चन थे, फिर भी हमने आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोगों को पूरा चैनल पसंद आ रहा होगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी लाइक भी किया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंडों को, सबको मदद मिले, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे एक बात की जा रही है, कौन सा कथन राइट कथन है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होते हैं, उन्हें रेखा मानचित्र कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो मानचित्र पर नहीं होते हैं लेकिन हम याददाश्त के तौर पर उसको देखते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों के तौर पर प्रक्षेपण के लिए उसको देखते हैं, तो उसको रेखा मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। कह रहा है कि एक छोटे क्षेत्र पर खींचा जाए, छोटा सा क्षेत्र है उस पर बड़े पैमाने पर रेखाएं खींची गई हैं, वहां पे बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही, एक और 2 दोनों सही है, ना तो एक ना तो 2 सही है। तो यहाँ पे आपका दोनों कथन सही जाते हैं। व्याख्या कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ पे व्याख्या देखें, व्याख्या क्या कहते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं यहाँ पे। तो रेखा मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। पहले ही मैंने कहा है कि ये कोई वैसे नहीं है, सिर्फ हमारी याददाश्त के लिए, कैसे है, याददाश्त के लिए यहाँ पे हम उसको खींच रहे हैं, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर
आधारित है। याद रखिएगा, याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण के लिए, स्थानीय लोगों के लिए भी आधारित है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका। अगर कभी एग्जाम में आया था कि छोटे क्षेत्र पर अगर बड़े पैमाने पर खींचे गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, ऑप्शन में खाका हो तो खाका के टिकला के आना है, कहा जाता है। चलो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।